नमस्ते सभी विद्यार्थियों को। जैसा कि अपन वीडियोज बना रहे हैं विश्व के प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, यानी कि अपने जो बीए सेकेंड ईयर में पेपर चलते हैं तो उनमें फर्स्ट पेपर को अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने प्रारंभ कर रखा है ब्रिटेन का संविधान, और आज इसके अंतर्गत अपन एक तरीके से बात करेंगे ब्रिटेन के मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की। इससे पहले अपन ने जो बात की थी वो थी ब्रिटेन के राजपद और राजमुकुट व राजपद। उसके पहले बात की थी अपन ने ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं या परंपराएं, या यूं कहें कि अभिसमय की बात की थी। तो आज अपन बात करेंगे ब्रिटेन के मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की। देखिए, ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है तथा संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है। एक सर्वोच्च व औपचारिक कार्यपालिका, द्वितीय वास्तविक कार्यपालिका, जो दैनिक जीवन में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है। ब्रिटेन में राजा औपचारिक कार्यपालिका है तथा वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल है। डाइसी ये कहता है कि यद्यपि शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम पर किया जाता है, परंतु इंग्लैंड में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है। लावेल ये कहता है कि ब्रिटेन में सरकारी तंत्र पहिए के अंदर पहिए के रूप में कार्य करता है। इस पहिए का बाह्य चक्र वह राजनीतिक जल है जिसे कानून सभा में बहुमत प्राप्त होता है। उसके अंदर का चक्र मंत्रिपरिषद का है, जो दल के सर्वाधिक सक्रिय लोगों को निहित करती है, तथा सबसे छोटा चक्र मंत्रिमंडल का होता है, जिसके पास वास्तविक शक्तियां होती है। इस प्रकार कैबिनेट के रूप में लघुतम संस्था को शक्तियां प्रदान कर शासक दल की एकता को बनाए रखा जाता है। आधुनिक युग में संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल की बढ़ती हुई शक्तियों के कारण संसदीय शासन व्यवस्था को मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल के माध्यम से व्यवस्थापिका शक्तियों से कार्यपालिका शक्तियों का समन्वय होता है। अब देखिए, थोड़ा सा अपन दृष्टिपात करेंगे ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडल का विकास कैसे हुआ, क्योंकि ब्रिटेन के अंतर्गत ये बात सर्वसत्य है कि ब्रिटेन का संविधान भारत के संविधान की तरह कोई लिखित संविधान नहीं है, ना ही किसी एक समय एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, वरन वहां हर संवैधानिक संस्था जिसका अस्तित्व आज के दिन वर्तमान में विराजमान है, वो निरंतर विकास का परिणाम रही है। तो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का विकास किस प्रकार होता है, इसके ऊपर अपन थोड़ा सा देखेंगे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ब्रिटेन में संवैधानिक विकास के विभिन्न चरणों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम है। मंत्रिमंडल की स्थापना किसी संसदीय अधिनियम के द्वारा नहीं हुई। 1660 तक राजा को परामर्श देने का कार्य प्रिवी परिषद द्वारा किया जाता था, किंतु 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रिवी परिषद का आकार इतना बढ़ा कि चार्ल्स द्वितीय ने पूरी प्रिवी परिषद के बजाय कुछ विशिष्ट लोगों को ही परामर्श के लिए बुलाना प्रारंभ कर दिया। इस समिति में 5 सदस्य थे, जिनके नामों के प्रथम अक्षर के आधार पर उन्हें कबाल कहा गया, किंतु ये सब राजा के निजी मित्र थे। कबाल का विकास तत्कालीन संसद को उचित नहीं लगा, क्योंकि इसके सदस्य राजा के इष्ट मित्र तथा संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। 1679 में राजा के एक विश्वस्त परामर्शदाता को पद से हटाकर कॉमन सभा ने कबाल के सदस्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद विलियम तथा मैरी के सिंहासन पर बैठने पर संसद ने अपनी यह मांग स्थापित कर ली कि राजा के परामर्शदाता संसद के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। प्रारंभ में राजा ने संसद के दोनों दलों में से अपने परामर्शदाता नियुक्त करने प्रारंभ किए, किंतु इस प्रकार दो भिन्न पक्षों के मंत्री परस्पर सामंजस्य से काम करने में असमर्थ रहे। परिणाम स्वरूप यह सिद्धांत स्वीकार किया गया कि प्रधानमंत्री को सभी मंत्री कॉमन सभा के बहुमत वाले दल से लेने चाहिए। 1697 में पहली बार कैबिनेट बनाने में इस नियम का पालन किया गया तथा सभी सदस्य उस दल से थे जिसे कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त था। रानी एन के बाद जब हैनोवर वंश का जॉर्ज प्रथम गद्दी पर बैठा तो उसने मंत्रिमंडल की बैठकों में अनुपस्थित रहना प्रारंभ कर दिया। ब्रिटेन का प्रथम अनौपचारिक प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट बोल था, जो इसलिए प्रधानमंत्री बना था क्योंकि वह कॉमन सभा के बहुमत दल का नेता था।
वालपोल ने ही इस सिद्धांत को भी स्थापना की कि प्रधानमंत्री पद पर तभी तक बना रहना चाहिए जब तक उसे कॉमन सभा का विश्वास मत प्राप्त हो, अन्यथा राजा को विश्वास प्राप्त होने के बावजूद प्रधानमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए, जैसा उसने 1742 में किया। रॉबर्ट वॉलपोल के काल में ही मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की अन्य विशेषताओं का भी विकास हुआ, जैसे एक बार प्रधानमंत्री पद पर चयन हो जाने के बाद प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों की चयन के बारे में स्वतंत्र हो। इसी प्रकार यह भी सिद्धांत तय हुआ कि प्रधानमंत्री ही अपनी टीम का नेतृत्व करेगा तथा वह सम्राट व संसद को जोड़ने वाली कड़ी होगा। अंततः मंत्रिमंडल के लिए संसद के बहुमत का विश्वास प्राप्त करना आवश्यक था। इसके लिए उसे कॉमन सभा के बहुमत दल से अपेक्षा थी कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों में वह सदन में संगठित रूप से प्रधानमंत्री को समर्थन प्रदान करेगा। इस प्रकार दलीय अनुशासन की परंपरा का विकास हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश कैबिनेट की मूल रूपरेखा वैसी ही बनी रही, तथापि कुछ और बातों का स्पष्टीकरण हुआ, जैसे जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है तो उसके सभी मंत्रियों का त्याग पत्र माना जाएगा। इसे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहा गया है। यह भी निश्चित हो गया कि मंत्रिमंडल के सदस्य दलीय नीतियों में क्रियान्वयन के लिए परस्पर भी उत्तरदायी होंगे। कैबिनेट के आकार में निरंतर वृद्धि हुई। प्रथम प्रधानमंत्री वालपोल के मंत्रिमंडल में 7 से 10 सक्रिय सदस्य थे, बाद में इनकी संख्या वृद्धि हो गई। 20वीं शताब्दी के मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या 18 से 22 के बीच हो गई। युद्ध काल में युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्यों में से बनाने की परंपरा बढ़ी। मंत्रिमंडल द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए मंत्रिमंडलीय समितियों का प्रचलन बढ़ा तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना हुई। इस प्रकार ब्रिटेन में निरंतर विकास के परिणाम स्वरूप मंत्रिमंडल व्यवस्था का यह रूप बना है तथा इसमें निरंतर विकास की संभावनाएं हैं। ब्रिटेन में मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था के जिन लक्षणों का विकास हुआ उसे संसदीय व्यवस्था का लक्षण माना जाता है, जो निम्न प्रकार है। अर्थात संसदात्मक शासन व्यवस्था के जो मूल लक्षण हैं वही ब्रिटिश मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था के मूल लक्षण हैं। और यह भी एक तथ्य है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कि संसदीय शासन व्यवस्था का अगर सबसे बेस्ट मॉडल, सबसे उत्कृष्ट उदाहरण देखना है तो वो है ब्रिटेन का संविधान। देखिए, जो लक्षण संसदीय व्यवस्था के उभर करके आए ब्रिटिश शासन व्यवस्था में वो है, पहला है दोहरी कार्यपालिका, अर्थात 2 तरह की कार्यपालिका, एक नाम मात्र की जो सम्राट के रूप में है और दूसरी वास्तविक जो प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के रूप में है। दूसरा लक्षण है व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, अर्थात व्यवस्थापिका के निचले सदन से ही कार्यपालिका का निर्माण और व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण। तीसरा है मंत्रिमंडल का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, अर्थात मंत्रिमंडल का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा देगा तो पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा माना जाएगा। गोपनीयता का सिद्धांत, मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठकों में पूरी गोपनीयता बरती जाती है। वो चीजें किसी मंत्री के द्वारा ऐसे नहीं कि बाहर आकर के वो उनके बारे में कुछ भी कह दें, ना, ऐसा संभव नहीं है। गोपनीयता। नेक्स्ट है 5 नंबर की जो विशेषता उभर करके आई है वो है मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता, जो कि ये परंपरा जो विकसित हो गई थी रॉबर्ट वॉलपोल के बाद वाले काल में कि भाई आमतौर पर जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो अपने दल के लोगों को ही मंत्री बनाएगा। युद्ध मंत्रिमंडल की बात अलग है जिसमें विपक्ष के लोगों को भी मंत्री बनाया जाता है। मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व, यह एक महत्वपूर्ण बात है संसदात्मक शासन व्यवस्था में, जो कि भारत के संदर्भ में भी देखी जा सकती है और इंग्लैंड के संदर्भ में भी इसको स्पष्ट से देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का एक तरीके का नेतृत्व होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है, उस सदन का नेता होता है और सरकार का मुखिया होता है। सरकार में प्रथम या यूं कहें कि समकक्षों में श्रेष्ठ होता है। यूं कह सकते, समकक्षों में प्रथम तो नहीं कह सकते, समकक्षों में श्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी विशेषताएं संसदीय व्यवस्था की उल्लेखनीय विशेषताएं जिनका विकास ब्रिटेन में राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण के साथ साथ हुआ।
ये उपरोक्त 6 प्रकार की विशेषताएं हैं, जैसे कि मंत्रिमंडल का पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व, मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता, गोपनीयता का सिद्धांत, मंत्रिमंडल का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध तथा दोहरी कार्यपालिका। ये एक तरीके से संसदीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब देखिए अपन थोड़ा सा इसको भी डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, ये 2 शब्द बार बार आ रहे हैं अपने पास, इनमें आखिर डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। आज इसको भी अपन थोड़ा समझ लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। ब्रिटेन में कार्यपालिका के व्यापक स्वरूप के लिए मंत्री परिषद तथा सूक्ष्म स्वरूप के लिए मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के मध्य का केंद्रीकृत बिंदु है अथवा चक्र के अंदर चक्र है। मंत्री परिषद का आधार व्रत होता है। इसमें मंत्रिमंडलीय सदस्यों के अलावा अन्य प्रकार के मंत्री जैसे राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव भी सम्मिलित होते हैं। मंत्रिमंडल में 18 से 22 के मध्य सदस्य होते हैं, जबकि मंत्री परिषद में 70 से 90 तक सदस्य हो सकते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य उच्च पद वाले माने जाते हैं तथा उन्हें अधिक वेतन व सुविधाएं प्राप्त होती है। मंत्रिमंडल के सदस्यों के पास प्राय महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व होता है, जैसे वित्त, गृह, विदेश, उपनिवेश, सुरक्षा, यातायात, कृषि व वाणिज्य, जबकि मंत्री परिषद के सदस्यों के पास अपेक्षाकृत कम महत्व के विभाग होते हैं। मंत्रिमंडल नियमित रूप से मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित करता है, किंतु मंत्री परिषद के सदस्यता आवश्यकता पड़ने पर ही मिलते हैं। तथापि दोनों राजनीतिक कार्यपालिका के अंग हैं। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो मंत्रिमंडल के साथ मंत्री परिषद का भी त्यागपत्र देना होता है। मंत्रिमंडल में प्राय दल के ज्येष्ठ व प्रमुख सदस्यों को स्थान दिया जाता है। वह नीतियों का निर्धारण करता है, उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है तथा विभागीय विवादों का निपटारा करता है। विभिन्न विभागों में परस्पर समन्वय स्थापित करता है। मंत्रिमंडल शासन की धुरी है तथा मंत्री परिषद उसकी सहायक है। देखिए विद्यार्थियों, आप ये डिफरेंस अच्छे से समझ सकते हो कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। मंत्री परिषद मतलब जितने भी जो मंत्री पद की शपथ लेते हैं तमाम सदस्य उसमें आ जाते हैं, और मंत्रिमंडल उनमें से जैसे कि उनमें से जो टॉप मोस्ट के डिपार्टमेंट है या जो सीनियर मोस्ट होते हैं, जो कि विभाग के प्रमुख मंत्री होते हैं, जैसे मान लीजिए गृह मंत्री है, गृह मंत्री कैबिनेट मंत्री होगा, मंत्रिमंडल का सदस्य भी होगा, और मंत्री परिषद का तो स्वतः ही होगा। और गृह राज्य मंत्री वो मंत्रिमंडल का सदस्य होना उसके लिए जरूरी नहीं है, जबकि मंत्री परिषद का सदस्य वो होगा। यानी कि 50 में से 10 का चयन, 10 टॉप मोस्ट ला करके एक अलग कमेटी बनाना, उसको मंत्रिमंडल कहते हैं, और 50 पूरे मंत्री परिषद माने जाएंगे। इस प्रकार यह है आपका मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर, और ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के विकास कैसे हुआ, इसके ऊपर अपना ये आज का काम यहीं अपन समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।